केवीएस पीजीटी हिंदी के इस क्लास सेशन में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। और चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आरोह भाग 2 में सम्मिलित और केवीएस पीजीटी हिंदी के नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति है इनकी, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनटचेबल हु आर दे 1948, हु आर द शूद्राज 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एबुलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पीएचडी की थीसिस थी उनकी 1916 में। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956। पुस्तकें और भाषण इनके थे ये। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। और हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और निधन इनका दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब अध्यापक ने उनसे पूछा, तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसीलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समुची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के छड़ों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। अब यहाँ पाठ की भूमिका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा रचित
हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के लिए 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनैतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पहला शीर्षक है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तक के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में भी यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्वलेखी इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब दूसरा शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज।
जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता का भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो इसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि केवल दास्ता कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता संभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो कि मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता
प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है और अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्थ सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्थ सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो ये दोनों टॉपिक खत्म, दोनों शीर्षक खत्म होते हैं। अब देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वन लाइनर आंसर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई। इनके पिताजी का नाम श्री राम जी तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। बाबा साहेब प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत किया। 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रकाशित प्रथम कृति है। द अनटचेबल हु आर दे 1948, हु आर द शूद्राज 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एबुलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1916। ये इनका पीएचडी थीसिस की टॉपिक थी। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956। और संपादित पत्रिकाएं हैं मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अंबेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरित जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। प्रतिपाद्य पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्यतः होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के लिए तैयार किया गया था। अब कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1891, 14 फरवरी 1892, 14 मार्च 1893 या 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। बाबा साहब के पिता माता का नाम क्या है? तो श्री कृष्णा जी और राधाबाई जी, श्री रामेश्वर जी और श्रीमती दयाबाई जी, श्री राम जी और श्रीमती भीमाबाई जी, या श्री भरत राम जी और श्रीमती रमाबाई जी। तो इसका उत्तर होगा स, श्री राम जी और श्रीमती भीमाबाई जी। बचपन से ही अंबेडकर जी क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, वकील, अध्यापक या राजनेता? तो बचपन से ही अंबेडकर जी वकील बनना चाहते थे। ऑप्शन बी सही है। भीमराव अंबेडकर किनके सहयोग या प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क व लंदन गए? तो अवध नरेश, हैदराबाद नरेश या निजाम, बड़ौदा नरेश या उपर्युक्त में से किसी से नहीं।
तो ऑप्शन सी सही है। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से ये न्यूयॉर्क और लंदन गए उच्च शिक्षा के लिए। अंबेडकर जी का संपूर्ण रचना वांग्मय कितने भागों में प्रकाशित है? 10 भागों में, 14 भागों में, 18 भागों में या 21 भागों में? तो 21 भागों में प्रकाशित है इनका संपूर्ण वांग्मय। बाबा साहब संविधान सभा के किस पद पर थे? संविधान सभा में साख समिति में, सलाहकार समिति में थे, प्रारूप समिति में या राज्य समिति में? तो संविधान सभा में ये प्रारूप समिति में थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ किसका अंश है? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का ये अंश है। ऑप्शन आ सही है। अंबेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 को अपने कितने अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बने? 1000 मतानुयायियों के साथ, 5000 मतानुयायियों के साथ, 5 लाख मतानुयायियों के साथ या 2 लाख मतानुयायियों के साथ? तो इसका उत्तर होगा स, 5 लाख मतानुयायियों के साथ। इनमें से कौन सी रचना अंबेडकर जी की नहीं है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर द शूद्राज एंड माई कंट्री माई लाइफ। तो देखिए, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर द शूद्राज, ये तीनों रचनाएं अंबेडकर जी की हैं। और द माई कंट्री माई लाइफ इनकी रचना नहीं है। पाठ के आधार पर बताएं मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? आप लोग बताइएगा माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी रचना है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखें कितने लोग जानते हैं। पाठ के आधार पर बताएं मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर या मनुष्य के अपने प्रयत्न के आधार पर? और द है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। मनुष्य की क्षमता, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न तीनों पर निर्भर करती है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, मेरी कल्पना का आदर्श समाज से। उपर्युक्त में से कोई नहीं या केवल ब सही? तो इसका उत्तर होगा केवल ब सही। मेरी कल्पना का आदर्श समाज से ये उदाहरण, ये उद्धृत है, ये कोटेशन, ये पैराग्राफ। तो खत्म होता है ये क्लास सेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उम्मीद है आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जरूर साबित होगा। तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग मांगेंगे तो इस पाठ की भी वहाँ PDF दे दी जाएगी और सभी प्रैक्टिस की PDF वहीं दी जा रही है। और मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी दुविधा हो, जो भी असमंजस हो, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।